चलो तो यार शुरू करते हैं आज का अगला सब्जेक्ट MP001 की होने वाली थर्ड वीडियो। इसके अलावा अगर आपने 2 वीडियोज़ और नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देख के आएँ, क्योंकि आज जो टॉपिक्स है वो थोड़े थोड़े वही रिपीटेड टॉपिक्स है, कुछ जो 2-3 टॉपिक है शुरू के, ठीक है। और बाकी बीच में मैंने काफ़ी सारे वैसे टॉपिक्स डाल रखे जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस एग्ज़ाम में, जो 10th को है हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये जो 3 वीडियोज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन सी 2 वीडियो आपको देख के आनी चाहिए। पहली वीडियो जो मैं आपको बोलूँगा, आप मेरे चैनल पर जाइएगा, लाइव सेक्शन में जाना। एक यहाँ पे ये वीडियो होगी MP001 जिसमें मैंने पॉलिटिकल थ्योरी को समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद वीडियो पे आना है, इसमें एक ये वाला पार्ट और है जिसमें मैंने टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है आप ये देख के आना। इसके अलावा क्योंकि बात क्या है ना, इस सब्जेक्ट में है 28 चैप्टर, और 28 चैप्टर में से ज़रूरी नहीं है कि मैं बस आपको 10 क्वेश्चन बता दूँ और 10 के 10 क्वेश्चन हिट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हिट रेशो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पेपर ही दिखाऊं, अगर आप ये पेपर देखेंगे तो इस पेपर के बीच में ये देखना आपकी काफ़ी सारे ऐसे सब हर पेपर में अलग अलग उससे क्वेश्चन है। जैसे देखो, इसमें जस्टिस से क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी से क्वेश्चन है, सिटीजनशिप से क्वेश्चन है, सॉवरेनिटी से और सिविल सोसाइटी के ऊपर एक क्वेश्चन है। चलो बेसिक क्वेश्चन है। बाकी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, चलो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा अभी वापस से। डेमोक्रेसी, राइट, लिबर्टी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जैसे ये देख लिया, अब ऊपर आके आप वापस देखेंगे तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जैसे वापस देखो रिपीट हो रखा है। डेमोक्रेसी भी यहाँ पे आ गया। बाकी इसमें तो एक पूरी कोर्ट ही दे रखा है इसको एक्सप्लेन करने के। मार्क्सिस्ट व्यू आ गया, ठीक है। सिविल सोसाइटी चलो रिपीट हो गया वहाँ पे। ऐसे रेजिस्टेंस, गांधीयन कॉन्सेप्ट आ गया, देखो कहाँ से। मल्टीकल्चरलिज्म आ गया, 2 टाइप ऑफ नेशनलिज्म। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, तो ये सारी जो चीज़ें इसमें कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और उसके क्वेश्चन की जो वेराइटीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया मेरे ख्याल से। तो अगर हम अब शुरू करें, MP001 की थर्ड वीडियो होने वाली है, तो आप पहले 2 वीडियो देख लेना एंड शुरू करते हैं। तो अगर हम शुरू करें पॉलिटिकल थ्योरी से, तो देखो यार, पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है अब आपको पता है। पॉलिटिकल थ्योरी अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो आप बोलेंगे नहीं यार, पॉलिटिकल आपने बताया था पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो होती नहीं है। देन अब मैं पूछूँ कि साइंस है, तो आप बोलेंगे नहीं, साइंस भी नहीं है। देन मैं बोलूँ कि क्या फ़िलोसफी है, तो आप बोलेंगे नहीं, फ़िलोसफी भी नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या चीज़? पॉलिटिकल थ्योरी है एक्चुअल में कि पॉलिटिकल थ्योरी इन तीनों का मिक्स आइडिया है। जैसे कि हिस्ट्री क्या रिपीट हो सकती है? आपने क्या देखा वर्ल्ड वॉर 2 कभी वापस हो रही हो, या फिर जो उस टाइम पे लीडर्स थे वो वापस से लीडर आके सेट हो गए हो, है ना? नहीं हो सकते कभी। हिस्ट्री कभी सेट वापस रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। साइंस जो है वो हर जगह सेम रहती है। हमने इशू देखा था इसका भी कि जैसे ग्रेविटी है, ग्रेविटी अगर एक जगह पे इतनी वर्क कर रही है तो दूसरी जगह पे उतनी वर्क करेगी। इंडिया में अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड जो ग्रेविटी का रेट है, वही 9.8 ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, USA में भी होगा, अमेरिका में, अमेरिका तो वही हो गया, यूरोप में भी वही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। बाकी फ़िलोसफी अगर हम देखें तो फ़िलोसफी क्या होती है? एक तरीके से फ़िलोसफी एक आइडिया होता है, ठीक है। फ़िलोसफी एक लाइट हाउस की तरह होती है जो आपको गाइड करती है, आपके एक्शंस को गाइड करती है, ना कि कोई एक प्रैक्टिकल व्यू होता है, ठीक है। तो अब हम पॉलिटिकल थ्योरी जब देखते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी इन तीनों का ही मिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो तीनों का मिक्स है इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ पॉलिटिकल थ्योरी को, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज़ लाइक जस्टिस, पावर, स्टेट, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, राइट्स, ये सारी चीज़ें, है ना। एमिंग टू अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिकल सोसाइटीज़ आर एंड शुड बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब मैंने बताया इस तीनों का मिक्स है, ठीक है। अब देखो क्या है पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअल में। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो पास्ट इवेंट्स को हम देखें और इन पास्ट इवेंट्स को देखकर हम जो फ्यूचर इवेंट्स हैं ना उनको प्रेडिक्ट कर लें, ठीक है। एनालाइज करें हम पास्ट इवेंट्स को और फिर प्रेडिक्ट करें फ्यूचर इवेंट्स। तो यही है बस पॉलिटिकल थ्योरी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी, क्या होता है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, क्या होता है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, क्या होता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्लासिकल, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मॉडर्न। तो अब क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी मुझे लगता है आ सकता है आगे भी, तो मैंने वो वीडियो एक्सप्लेन कर रखा है। बट अगर मैं PY के उस ट्रेंड के ऊपर चलूँ तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी अब क्या होता है? मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हम एक शिफ्ट देखते हैं। क्लासिकल में क्या होता था ना, क्लासिकल से मॉडर्न में जब हम शिफ्ट देखते हैं तो उस चीज़ में हमने देखा कि यहाँ पर जो है ये रिलीजन जो है वो थोड़ा स्टेट के ना, काफ़ी पहले क्या होता था मेडिवल टाइम में रिलीजन जो था वो स्टेट के ऊपर रहता था, ठीक है। तो अब कुछ थिंकर्स हैं, मैकियावेली, होबेज, ठीक है, थॉमस होबेज करके थिंकर है,
उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ये तो रिलीजन जो है वो स्टेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रिलीजन स्टेट के इक्वल मतलब जैसे पहले चर्च होते थे ना, तो चर्च जो होते थे वो स्टेट को डायरेक्ट करते थे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जो थिंकर्स हैं इन्होंने बोला कि नहीं भाई, कि स्टेट जो है वो उसके बराबर होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ये दोनों बताए ऐसे करके, तो इनके बीच में क्लियर गैप होना चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न मतलब उन्होंने ऐसे बोला पहले तो मेडिवल टाइम में, फिर क्या हुआ मॉडर्न टाइम में, इसका क्या रिजल्ट निकल के आया, रिलीजन जो था वो नीचे हो गया और जो स्टेट थी वो ऊपर हो गई, ठीक है। स्टेट और रिलीजन आपको समझ आ रहा है ना, स्टेट और रिलीजन क्या होता है। स्टेट होता है गवर्नमेंट टाइप का मान लो आप, और रिलीजन होता है रिलीजन जो हम जहाँ पे चर्च मान रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप क्रिश्चियनिटी को ले तो चर्च मान लो आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब रिलीजन जो था वो नीचे हो गया, स्टेट जो थी ऊपर हो गई। तब ऐसे टाइम पे कैसी पॉलिटिकल थ्योरी चल रही होगी, ऐसे टाइम पे ऐसी चल रही होगी कि यहाँ पर पहले जो एक्सप्लोटेशन कर रहा था रिलीजन, अब वो एक्सप्लोटेशन कम होगा तो यहाँ पे एफर्मेटिव एक्शन ले रहे होंगे हम, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा सोशलिस्ट व्यू ले रहे होंगे, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक व्यू ले रहे होंगे। तो अब आपको समझ आ रहा होगा मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या देखते थे। हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसी चीज़ें देखते थे कि किससे हम थोड़ा इनइक्वालिटीज़ को कम कर सकते हैं, है ना, उस टाइम पे, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही होगी जब रिलीजन और स्टेट को डायरेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी हम इसमें जो पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अब, ठीक है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर बताऊँ तो डिबेटिंग वेदर गवर्नमेंट शुड प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। अब इसमें क्या है, मान लो कोई कंट्री है जिसमें एक पैंडेमिक आ गया, जैसे कोविड आ गया, ठीक है। अब उसमें गवर्नमेंट क्या प्रायोरिटाइज़ करेगी, इंडिविजुअल फ्रीडम या फिर पब्लिक हेल्थ। अब ये आप और मैं कब बता सकते हैं, जब गवर्नमेंट ने पहले कभी कर रखा हो, है ना। अब गवर्नमेंट ने पहले कब कर रखा हो, मान लो ये कोविड की जो 4th वेव आएगी, ठीक है, मान लो 4th वेव आएगी, ठीक है। तो अब हम किसके बेसिस पे बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, जो 1st, 2nd और 3rd वेव में गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए, है ना। तो यही हो गया, हमने एनालाइज़ करा और एनालाइज के बेसिस पर ये जो डिसीजन है वो हमने निकाला कि प्रेडिक्ट करा कि क्या हो सकता है, ठीक है। प्रेडिक्टिव फ्यूचर पैटर्न, एनालाइजिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होती है पॉलिटिकल थ्योरी में। अगली चीज़ अगर हम देखें लिबर्टी एंड इक्वालिटी। देखो लिबर्टी तो मैं खुद ही बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसलिए लिबर्टी तो आप खुद बताएंगे मुझे लिबर्टी क्या होता है, ठीक है। तो लिबर्टी, चलो जिन्होंने आप जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसके बाद बाकी वीडियोस देखेंगे उनके लिए मैं बता दूँ। तो लिबर्टी होती है, देखो फ्रीडम, ये आप इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज में ये जो चिड़िया है ये किसी क्या बोलेंगे जंजीरों से जो है वो छूट के निकल रही है, ठीक है, चेन से छूट के निकल रही है। तो लिबर्टी होती है फ्रीडम। फ्रीडम कैसी फ्रीडम, फ्रीडम ऐसी कि आप जो अपने आप का लाइक डेवलपमेंट है वो पूरे तरीके से कर पाए, हर तरीके से कर पाए। सो क्या होगा फ्रीडम, लिबर्टी इज़ द फ्रीडम ऑफ टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है। कि एक बंदा अपनी जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कर पाए, ठीक है। दूसरा आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है, बताओ क्या होता है, सोच के देखो। इक्वालिटी क्या होता है, किस सेंस में होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है या फिर सोशल इक्वालिटी होता है, या फिर जेंडर इक्वालिटी होता है, या फिर और भी काफ़ी तरीके से इनकम इक्वालिटी हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें होती है, ये इक्वालिटी के पार्ट्स होते हैं। इक्वालिटी होता क्या है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ठीक है। अगर किसी और के पास कुछ प्रिविलेज है, मेरे पास प्रिविलेज नहीं है, तो वो हो गया एक तरीके से इनइक्वालिटी, है ना, इनइक्वल हो आप फिर दोनों। तो ये होती है इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अब इसमें अगर हम देखें, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्ररी रिस्ट्रेंट while equality ensures everyone receive equal consideration, opportunity and status within social and political structure। लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन कहाँ आता है, एक तो आता है हमारा क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है, एक आता है हमारा इसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म, इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न लिबरलिज्म के बाद जो हम पढ़ते हैं नियो क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। नियो क्लासिकल के बाद हमारा जो अभी कंटेम्प्रेरी में आता है उसको हम लाइक सोशो लिबरलिज्म ऐसे करके, या फिर कंटेम्प्रेरी टाइम्स का लिबरलिज्म ऐसे करके हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेजर जो है ये 3 टाइप के हम देखते हैं। तो अब ये जो 3 टाइप के हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई रखा है क्या क्या होते हैं। अब इसमें से आप बहुत ध्यान से आप याद रखना, क्लासिकल लिबरलिज्म, नियो क्लासिकल लिबरलिज्म, और एक और वर्ड मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लिबर्टेरियनिज्म, ठीक है। लिबर्टेरियनिज्म क्या होता है, अब देखो हमने पढ़ा था क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या होता है, हम मिनिमम स्टेट देखते हैं, ठीक है। अब मिनिमम स्टेट क्या होता था कि स्टेट जो है वो इंटरवीन ना करे, स्टेट तभी इंटरवीन करे जब हमारे नेचुरल राइट्स के ऊपर खतरा हो, ठीक है। तो ये हमने देखा था क्लासिकल लिबरलिज्म में। तो अब लिबर्टेरियनिज्म जो आइडिया होता है इसमें कहते हैं कि स्टेट हो ही ना, ठीक है, कि इसमें स्टेट होनी नहीं चाहिए। ये जो यहाँ पर नेचुरल राइट्स भी बचा रही है ना, ऐसा बचाने के लिए होना ही नहीं चाहिए। अब आप ही मुझे कमेंट में बताओगे ये टाइम देख के कि यहाँ पर जो अब हम देख रहे हैं कि स्टेट होनी ही नहीं चाहिए या फिर स्टेट में बहुत कम रोल होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी टाइप की लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। इसके बाद
रियल लाइफ एग्जांपल जो है, जैसे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी डिज़ाइन टू बैलेंस हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ विद फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी या फिर नेगेटिव लिबर्टी मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है अब आपको पढ़ के पता चल जाना चाहिए नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। इसके अलावा चलो मैं एक शॉर्ट्स बना के डाल दूँगा इसके ऊपर, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के लिए, जिनको थोड़ा आइडिया अभी भी समझ नहीं आया हो। ठीक है, फिर इसके दो मेन थिंकर्स हैं जैसे कि लास्की एंड जॉन लॉक, तो ये आप देख सकते हैं। अगला आता है जस्टिस। भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो स्टार मार्क करके रखना है, इसका स्क्रीनशॉट अभी लेके रख लो। क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ये है पॉलिटिकल थिंकर है अपने टाइम के, इतने मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, कुछ टाइम पुरानी है, अपने 20th सेंचुरी के ही है। ठीक है, थोड़े एंड के टाइम पे आए, सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के टाइम पे। ठीक है, तो अब जस्टिस क्या होता है? जस्टिस आप बोलेंगे कि यार सबको मतलब अपना न्याय मिल गया, जस्टिस हो गया, है ना, ये आपने देखा होगा वाला डायग्राम तो कई बार देखा होगा। बट जॉन रॉल्स क्या कहते हैं? जॉन रॉल्स कहते हैं, दो वर्ड आप याद रखना, मैं एडिट करके यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख दूंगा दोनों की, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है? और देखो, ओरिजिनल पोजीशन का मतलब होता है कि आप और मैं जो है वो अपने बिल्कुल रूट्स पे चले जाए। रूट्स पे मतलब मान लो आज तो हम जैसे हम पूरी सोसाइटी में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, है ना, इंडिया पूरी एक सोसाइटी बन चुकी है अब। तो ये इंडिया जब सोसाइटी नहीं थी, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई स्टेट नहीं थी इन द सेंस, ठीक है, जब कोई स्टेट नहीं थी उस टाइम पे जाए, और उस टाइम पे जाके अगर हम सबको ओरिजिनल पोजीशन पे रखें, मतलब किसी के पास लैंड नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपने नेचुरल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस मोमेंट पे सबने अपना सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, जिसके पास कुछ लैंड थी उसने लैंड दे दी, जिसके पास कुछ रिसोर्सेज थे उसने रिसोर्सेज दे दिए, ये सब कुछ चीज़ें उसने दे दी। ठीक है, स्टेट को। इसमें वेल ऑफ इग्नोरेंस का क्या मतलब है और ओरिजिनल पोजीशन का, चलो आपको मतलब समझ आ गया कि हम गए बिल्कुल पास्ट में जब किसी के पास कुछ नहीं था। ठीक है, और वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होती है? अब वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब होता है करप्शन से वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, जैसे कि जिस चीज़ से करप्शन हो सकता है, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि हम सारे मान लो आपकी फैमिली और मेरी फैमिली, हम दोनों की फैमिली आ गई बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में। ठीक है, कि आपके फैमिली में मान लो 5 लोग हैं और मेरी फैमिली में मान लो 5 लोग हैं। ठीक है, अब आपकी फैमिली और मेरी फैमिली ने मिलके ना आपको ही भेज दिया कि आप हो अब लीडर। ठीक है, अब आप डिसाइड करोगे कि सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा रिसोर्सेज का। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि यार ठीक है मैं कर दूंगा, मान लो मेरे पास 100 एकड़ लैंड है। ठीक है, तो इस 100 भी गंदा बन गया यार, चलो कोई बात नहीं, 100 एकड़ लैंड है। अब 100 एकड़ लैंड को मुझे डिवाइड करना है, कैसे करूँगा डिवाइड? तो आपके मन में क्या आएगा कि यार एक तो क्या करता हूँ, 100 एकड़ लैंड को 9 लोगों में बांटना है, तो थोड़ा इक्वलाइज करने के लिए मेरी फैमिली के किसी एक मेंबर में 20 एकड़ डाल देता हूँ, बाकी सबको 10 दूँगा, है ना, हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर को ही 20 क्यों दिया, या फिर सबको 1.1 क्यों नहीं दिया, है ना, ऐसे करके ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, यही है वेल ऑफ इग्नोरेंस, कि आपको पता था कि आपकी फैमिली भी इस चीज़ का पार्ट है, इसलिए आपके मन में करप्शन आया। ठीक है, अब आपके मन में नहीं कह रहा मैं, बट वैसे जनरली इन द सेंस कि ठीक है, तो इस चीज़ को अगर हम हटाना चाहें तो इसके लिए हम कहते हैं वेल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब आपको पता ही ना हो कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आप किसके बीच में कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके बीच में वॉल हो एंड उस चीज़ को आप लेग क्रॉस ना कर पाए, कि आपको पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप मान लो ऐसे करते कि एक चिट आपने सिस्टम कर लिया कि चिट बना दी, अब इसमें से मैं उठाऊंगा और जिसके भी उस किस्मत में 20 का वो आ गया वो हो गया। ठीक है, तो ये कहते हैं वो कि नेचुरल जो जस्टिस है, जस्टिस दिलाने के लिए एक बंदे को पहले तो ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहाँ पे सबने सब कुछ त्याग दिया, उस टाइम पर जो लीडर होगा उसको वेल ऑफ इग्नोरेंस का वो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जो बिल्कुल जस्ट हो, जिससे सबकी फेयरनेस इंश्योर हो जो। ठीक है, तो यही आइडिया था जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का। 2 वर्ड ज़रूर याद रखना यार, ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इसके बिना नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 वर्ड्स हैं। इसके बाद जस्टिस इज़ मॉरल एंड लीगल फ्रेमवर्क डेट इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड मेरिट। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, आपको पता है कैसे होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंडिया में, कि जिसकी ज़्यादा सैलरी वो ज़्यादा पे वो करेगा टैक्स को, है ना।
तो वही प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम वेयर वेल्दी पे हायर परसेंटेज टू सपोर्ट सोशल वेलफेयर, है ना, और जो इनकी कम इनकम है वो कम पे करेंगे। तो यही होता है जस्टिस, है ना, कि जिसके पास ज़्यादा चीज़ थी उसने ज़्यादा पे करा, जिसके पास कम चीज़ उसने कम पे करा। तो ये थी जस्टिस की कहानी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं राइट्स। अब मैंने राइट्स का आपको पहले समझा रखा है। राइट्स क्या होते हैं खुद ही बताएंगे आप। राइट्स होते हैं सोशल क्लेम्स, है ना। सोशल क्लेम्स ऑन व्हाट? सोशल क्लेम्स ऑन स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट मैंने आपको बताया था, स्टेट को आप गवर्नमेंट मान के चलो, बट एक्चुअल में स्टेट क्या होती है, चलो वो भी मैंने, मेरे ख्याल से आगे एक टॉपिक आएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी, स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो हम वहाँ देखेंगे, इसको अभी आप गवर्नमेंट ही मान के चलो। राइट आर एसेंशियल क्लेम और एंटाइटलमेंट दैट इंडिविजुअल पोजेस रिकॉग्नाइज्ड टू एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट विच अलाउ देम टू लिव विद डिग्निटी, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, ठीक है। अब राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर एक आपके क्लेम है, ठीक है। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट है। अब अच्छा, राइट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, है ना, इकोनॉमिक राइट, इसके बाद लीगल राइट, और फिर फंडामेंटल राइट्स हो गए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए। सबके बीच में डिफरेंस होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर रखे पिछली वीडियो में, आप जाके सब कुछ समझ सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर जो है कि अगर मान लो कोई फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, मान लो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपके ऊपर किसी ने पब्लिक में कुछ ऐसे लाइक आपके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इसके बेस के, तो आप डिफेमेशन का केस लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? आर्टिकल 19, है ना। तो अब आप क्या करेंगे? आपकी अगर आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप कहेंगे कि यार देखो जज साहब कि मेरा जो फंडामेंटल राइट था वो वायलेट हुआ है। तो आर्टिकल 32 जो कहता है कि अगर मेरे राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। तो अब आप मुझे इसका लाइक सॉल्यूशन निकाल के दो भाई, मुझे नहीं पता। तो यही चीज़ होती है राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ऐसे करके अगर आप चीज़ समझेंगे तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। अब आपको फंडामेंटल राइट्स पता है कि फंडामेंटल राइट्स सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो आप जो है इंश्योर कर सकते हो उसका एनफोर्समेंट आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है। अब इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें, राइट टू फ्री स्पीच अलाउ सिटीजन टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विदाउट फियर ऑफ आर्बिट्रेरी अरेस्ट। अब इसमें मैं चलो CGP का नाम अगर ले लेते हैं, ठीक है। तो CGP यहाँ पे प्रोटेस्ट कर पा रही है अगर जंतर मंतर दिल्ली में जहाँ पर भी कर रही है, तो वहाँ पर क्यों कर पा रही है? क्योंकि उनके पास फ्रीडम टू स्पीच है ना, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक फंडामेंटल राइट जो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 19, वही चीज़ कि उनके पास राइट है ये करने का, तो इसलिए वो कर सकते हो। और स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उसको वो राइट कंप्लीट करना पड़ेगा अगर उसने प्रॉमिस करा है तो, ठीक है। तो राइट्स में काफ़ी, इससे अगर डेप्थ में भी देखना है तो आप पिछली वीडियो में आप पढ़ के आए ही होंगे अभी तक, ठीक है। देन आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी भाई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी के 3 टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, ठीक है। तो ये तो प्रिपेयर करके जाना भाई। 3 टाइप की डेमोक्रेसी हमने देखी थी, पार्टिसिपेटरी, डेलिब्रेटिव एंड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव और डेलिब्रेटिव में क्या क्या डिफरेंस है? पार्टिसिपेटरी में होता था कि हम जो थे वो लाइक एक तरीके से पंचायत लेवल, म्यूनसिपैलिटीज़ लेवल, इन सब के उसमें भी इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, या फिर वो अंदर सीट्स में वो कंटेस्ट कर सकते हैं खुद को, है ना। डेलिब्रेटिव में क्या था? डेलिब्रेटिव में था कि क्या नाम है, हम जो पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर सब कुछ डिबेट करेंगे। इसके बाद अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है वैसे, ठीक है। डेलिब्रेटिव में क्या होता है कि हम डिबेट करेंगे, सारे जो पॉपुलेशन है, सिटीजन्स है, वो सब डिबेट करेंगे उस टॉपिक के ऊपर उसको पास करने से पहले, ठीक है। तो ये हमने देखा डेलिब्रेटिव। तो इंडिया में क्या डेलिब्रेटिव पॉसिबल है या नहीं है, ये आप सोचना और बताना फिर मुझे, ठीक है, कि इंडिया में डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या इस्टेब्लिश हो सकती भी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है जो हमारे इंडिया में है, ठीक है, एक तरीके से ही मतलब एक तरीके से नहीं, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक MLA को या फिर MP को या फिर जिसको भी इलेक्ट करते हैं, वो आगे जाके हमारे लीडर इलेक्ट करता है ना। जो हमारा PM है, प्रेसिडेंट है, वो सारे जो इलेक्ट करते हैं, हम तो करते नहीं हैं, वो करते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं, MP MLA इन ये सब लोग जो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता कि इसमें पीपल ही डायरेक्ट वोट कर रहे होते, लॉ पास कर कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज़ वेस्टेड इन पीपल एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एम्फसाइजिंग पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आप लिख के ज़रूर आना, ठीक है, इस पर मार्क्स मिल जाएंगे, अंडरलाइन करके आना, जो आप ऐसे वर्ड्स लिखो नंबर बढ़िया मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं ना एक चीज़ लाइक एक वो दे दूँ थोड़ा सा, कि डेमोक्रेसी ना वो नहीं होती यार
वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो बचपन में हम पढ़ते थे, बस वो एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब जो डेफिनेशन होगी वो आपको ऐसे ही लिख के आनी पड़ेगी, अगर आप वो लिख के आएंगे उसमें तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, कि वो तो सबको पता है ना, वो एक्चुअल डेफिनेशन है भी नहीं, आपको खुद ही नहीं पता होगा वी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का मतलब क्या होता है ना एक्चुअल में। तो रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, नेशनल जनरल इलेक्शन वेयर सिटीजन एक्सरसाइज देयर पावर टू वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव हू इनेक्ट्स लॉ, वही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ आपको बताई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको 5 टॉपिक अच्छे समझ आ रहे होंगे, भले ही लाइक मैं अभी यहाँ पे डेप्थ में नहीं गया है कुछ टॉपिक्स में, बट जैसे जस्टिस मैंने भी आपको पूरा स्क्रैच से बताया तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा जस्टिस भी, और बाकी सारी चीज़ें भी आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ गई होगी कि आप उसमें कैसे आंसर लिख के आ सकते हैं। अब आता है स्टेट। हाँ भाई देखो, स्टेट तो क्या होता है स्टेट, अब तक मैं आपको जितनी वीडियोस भी मैं आपने मेरी देखी होगी, जितने एक्सप्लेनेशन देखे होंगे, हर वीडियो में मैंने एक ही चीज़ बोली है, स्टेट को आप मान के चलो गवर्नमेंट, ठीक है। अब मैं कहता था मान के चलो, मतलब क्या स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो स्टेट एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। स्टेट क्या होती है, जब हम स्टेट कहते हैं तो हम स्टेट क्या ही क्यों रहे हैं, मतलब अगर हमको गवर्नमेंट ही कहते तो हम सीधे गवर्नमेंट कहते हैं ना। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट होती है एक बॉडी, ठीक है, एक ऐसी बॉडी जहाँ पे जाके ना अपने राइट्स जो है वो क्लेम कर सकते हो, या फिर उसका जो मॉरल ऑब्लिगेशन है वो आपको सर्व करना है, ठीक है। स्टेट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी पोजेसिंग सॉवरेनिटी विद इन अ टेरिटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिंग लॉ एंड प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस। जो मैंने आपको बताया कि आपको सर्व करना है, मॉडल ऑब्लिगेशन जो है, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस, मेंटेनिंग ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विद इन अ टेरिटरी, तो चलो ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है स्टेट एक्चुअल में क्या चीज़ है। स्टेट हर वो चीज़ है जो आपको सर्व कर रही है इस जगह पर। जैसे कि क्या आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, वो स्टेट है, इंडियन आर्मी स्टेट है। क्या इंडियन पुलिस स्टेट है, इंडियन पुलिस स्टेट है। क्या कोई गवर्नमेंट NGO वो स्टेट है, वैसे गवर्नमेंट NGO चलो ठीक है, मान लो कोई है, तो क्या वो स्टेट है, तो वो भी स्टेट है। कोई पोस्ट ऑफिस है, तो पोस्ट ऑफिस स्टेट हो गया, पोस्ट ऑफिस भी स्टेट हो गया। तो स्टेट सब कुछ है, स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट हर वो एंटिटी है जो पब्लिक को सर्व करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे अगर एक एग्जांपल देखें हम, नेशनल गवर्नमेंट एनफोर्सिंग लॉ, मैनेजिंग नेशनल डिफेंस, इशूइंग करेंसी फॉर इट्स सिटीजन। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैंने गवर्नमेंट को बता रखा है गवर्नमेंट कैसे है स्टेट, बट अब आप भी बाकी सारी चीज़ों को बता सकते हो कि पुलिस कैसे है स्टेट का पार्ट, है ना। कोई और एंटिटी कैसे है स्टेट का पार्ट। कोई एंटिटी अगर गवर्नमेंट की तरह वर्क कर रही है, गवर्नमेंट की तरह नहीं, मतलब पब्लिक को सर्व करने के लिए वर्क कर रही है, तो क्या वो स्टेट का पार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गए होंगे कि कौन सी क्या स्टेट है, क्या स्टेट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आती है मार्क्सिज्म। अब इस पर देखो, मैं थोड़ा अच्छे से आज कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ मार्क्सिज्म के बारे में। देखो, कार्ल मार्क्स एक थिंकर थे, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का क्या था, कार्ल मार्क्स ने बोला कि यार देखो, बात ऐसी है कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो है ना, इस सोसाइटी में एक चीज़ हम बोलते हैं स्टेट। अब आप बोलेंगे यार स्टेट इतना कर लिया, हमें समझ आ गया स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स भी कहते हैं चलो ठीक है, हमारे पास स्टेट है। ये जो स्टेट है, इस स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है। अब आप सोच के बताओ, इंडिया की स्टेट को कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो आप बोलेंगे यार गवर्नमेंट के लीडर्स कर रहे होंगे, है ना। बट अगर आप एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटलिस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं यार जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, है ना, अंबानी, अडानी और ये सारे जो लोग हो गए, एक तरीके से ये सारे कैपिटलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अब मतलब गवर्नमेंट खुद सोचो ना, गवर्नमेंट को अगर कॉर्पोरेट फंडिंग चाहिए, कॉर्पोरेट मतलब अगर इंडिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ कौन सी, मतलब इकोनॉमीज़ में नहीं, मतलब कंपनीज़ कौन सी है, तो रिलायंस हो गई एक, है ना। मान लो रिलायंस को लेके चलते हैं, तो अगर हम रिलायंस को माने एक कैपिटलिस्ट, ठीक है, अंबानी जो है कैपिटलिस्ट है एक, तो वो जो है वो स्टेट को कंट्रोल कर रही है ना, एक तरीके से। क्यों, क्योंकि उसका डोमिनेंस इतना ज़्यादा है। कल को मान लो अगर रिलायंस ही ख़त्म हो गया, एक दिन में मान लो अगर रिलायंस ख़त्म हो गया, क्या लगता है आपको इंडिया की इकोनॉमी में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना फ़र्क। तो वही चीज़ है कि ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि स्टेट किसके ऊपर चलती है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि किसके ऊपर चलती है, वो कैपिटलिस्ट के ऊपर चलती है, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट लाते हैं स्टेट को। अब वो ना इस कैपिटलिस्ट को कैपिटलिस्ट नहीं बोलते, इसको बोर्गोइस क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखना, वो बोर्गोइस क्लास मतलब कैपिटलिस्ट क्लास। तो मैं कैपिटलिस्ट यूज़ करूँगा, बोर्गोइस समझ जाना उसको, और ये लिख के आना पड़ता है बोर्गोइस वाला। मैं हाँ नीचे दोनों की स्पेलिंग डाल दूँगा, बोर्गोइस और प्रोलेटरेट की, आप देख लेना। फिर
हाँ ठीक है, अब स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट संभालते हैं। तो मान लो स्टेट में इतने % लोग हैं कैपिटलिस्ट, ठीक है, तो जो स्टेट है वो तो इतने लोग संभाल रहे हैं। अब नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, नीचे के लोग है वर्कर, ठीक है। अब वर्कर क्या है, वर्कर हो गया यहाँ पे प्रोलेटरेट, ठीक है, मतलब एक हो गया यहाँ पे एक्सप्लॉयटर, ये जो है बंदा एक्सप्लॉयट करता है, जो ये इस जगह पर है, ये जो बंदा है एक्सप्लॉयटेड है, ये बंदा एक्सप्लॉयट होता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यार तुम जो सारे वर्कर हो, ये सारे जो वर्कर है, तुम सारे एक साथ क्यों नहीं आ जाते, ठीक है, कि तुम सारे अगर एक साथ आ जाओ और इन कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ हो जाओ, ठीक है, तो क्या तुम इनको हटा नहीं सकते। तो कहेंगे यार हटा तो सकते हैं, है ना। पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यार ये जो तुम सारे हो ना, तुम सारे में सिर्फ वही लोग होने चाहिए जिसके पास कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, मतलब जो बिल्कुल वर्कर क्लास है, जिनके पास खोलने के लिए कुछ ना हो, वो वाले लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और तुम हटा दो इन लोगों को जो कैपिटलिस्ट क्लास है, और फिर रिज़ल्ट क्या आए, रिज़ल्ट ऐसा है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जाए। स्टेटलेस सोसाइटी मतलब कोई ऊपर ना रहे, कोई नीचे ना रहे, सब इक्वल रहे, सब मतलब किसी के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, ठीक है। तो ये है मार्क्स का आइडिया, यही होता है मार्क्सिज्म, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि मार्क्स ने एक्चुअल में क्या कहा है, ठीक है। अब इसको हम बहुत सारी चीज़ों में बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप किस चीज़ का आइडिया देख रहे हो, आप देख रहे हो सोशलिज्म का आइडिया एक तरीके से, है ना। आप अगर अक्रॉस द पेपर देखोगे ना, MP 00, 1, 2, 3, 4 किसी भी पेपर में देखोगे, एक क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर आता ही आता है, और आपको ये स्टोरीज पता होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो मार्क्स ने बोला कि ये हमको चाहिए कि स्टेटलेस सोसाइटी होता है जहाँ पर कोई लीडर ना हो, ठीक है, या फिर कोई भी कुछ ना हो, मतलब पावर किसी के पास ना हो, सबके पास अपनी अपनी पावर हो, सब अपना अपना काम करे, सब अपना काम करके अपना पैसा कमाए, डेवलपमेंट करे, जो करना वो करे, ठीक है। ये था मार्क्स का आइडिया। अब देखते हैं एक बार, अ सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइजिंग सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या है, मतलब एक ये क्लास हो गई, एक ये क्लास हो गई, अपर क्लास लोअर क्लास, है ना, या फिर कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, बोर्गेस क्लास, प्रोलेटरेट क्लास, मतलब बहुत सारे वर्ड्स के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। एम्फसाइजिंग हाउ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन सोशल रिलेशन एंड स्टेट पावर डायनेमिक, ठीक है। तो यही कि ये एम्फसाइज करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं कि ये सोशल रिलेशन क्या होंगे, स्टेट पावर डायनेमिक क्या होंगे। जैसे कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बताया, यहाँ पे आप थोड़े हाई वेल्दी पीपल को देख रहे हो, यहाँ पे आप मतलब थोड़े लेस इनकम वाले लोगों को देख रहे हो, तो ये सारे हो गए अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और ये पूरा आइडिया था मार्क्स का, ठीक है। लेबर यूनियन ऑर्गेनाइज स्ट्राइक टू डिमांड बेटर वेजेस रिफ्लेक्टिंग स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। वही बात है जो मैंने बताई कि लेबर यूनियन जो होते हैं वो स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं, ये एक तरीके से इसी वाले प्रोटेस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या आज तक यहाँ पर कुछ हुआ है, मतलब वर्ल्ड में कहीं पर ये आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आप बता सकते हैं रशिया में हुआ है, ठीक है, चाइना में हुआ है, बट उसके रिजल्ट जो है, जो मार्क्स चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी, वो नहीं हुआ, बल्कि एक लीडर निकल के आ गया, बल्कि लीडर की तरह, ठीक है। तो लोग ये भी कहते हैं कि मार्क्स का जो आइडिया है वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट हमेशा रहेगी ही रहेगी। जब जो भी बंदा लाइक एक रिवॉल्ट को लेके निकलेगा, उसी को लोग लीडर बना देंगे, ठीक है। तो यही हुआ, लेनिन के टाइम पे हुआ था, ठीक है, ऐसे करके काफ़ी बार हो चुका है, बट लीडर निकल के आ जाता है। तो ये मार्क्सिस्ट का आइडिया था। इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी आ रखा है पहले भी, क्लास स्ट्रगल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, एक्सप्लेन क्लास स्ट्रगल, ठीक है। मेरे ख्याल से 2024 में आया था, ये रहा, एक्सप्लेन क्लास वॉर। तो क्लास वॉर ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पूरी चीज़ बताई। अगला आता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म हमने ऊपर देखा था लिबर्टी, है ना, अभी हम लिबर्टी देख के आए थे। लिबरलिज्म क्या होता है मैंने आपको पूरा बता दिया, क्लासिकल, मॉडर्न, इसके बाद नियो लिबरलिज्म एंड सोशियो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ठीक है, जिसमें हमने सबको डिस्टिंक्शन देख लिया। लिबरलिज्म मेरे यहाँ पे डालने का मेन मोटिव था लिबर्टेरियनिज्म को अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। या फिर चलो क्लासिकल और मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड लिबर्टेरियनिज्म को तीनों को समझाता हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो आप रहते हो ना एक थोड़े से लाइक, मान लो आपने एक घर ख़रीदा, बंगलो ख़रीदा बिल्कुल जंगल के बीच में, ठीक है। यहाँ पर घर है, ये पूरे यहाँ पर जंगल है, ये सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है एक सिटी, नहीं चलो यहाँ पर नहीं बनाते, यहाँ पर सिटी बनाते हैं। यहाँ पर एक सिटी, ठीक है, और यहाँ पे बीच में सारे जंगल, ठीक है। अब आपने बोला कि यार मेरे बंगलो तो यहाँ पर है, सिटी यहाँ पर है, सारी मार्केट यहाँ पर है, तो मैं इस मार्केट में कैसे जाऊँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तुम देखो हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जा सकते हो। तो आप अपने घर से निकले, ठीक है, एक मतलब इक्विपमेंट लेके, कोई सा भी मान लो
कुछ बड़ा सा नाइफ लेके निकल गए, ठीक है, और निकल गए अब इस मार्केट की तरफ, और अगले 15-20 आधे 1 घंटे बाद आप मार्केट पहुंच गए, ठीक है, तो पहुंच गए, ठीक है, गुड, हो गया ख़त्म। दूसरा केस, ये केस था 1। दूसरा केस अगर मैं बताऊँ, आपने बोला कि यार मैं मार्केट कैसे जाऊँ, मेरे पास जाने का रास्ता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम चिंता क्यों कर रहे हो भाई, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर एक ब्रिज बना देता हूँ, ठीक है, जो तुम सीधे ब्रिज के ऊपर चढ़ो, आगे जाओ और उतरोगे तो सीधे मार्केट, ठीक है। ये था केस 2। अब आप यहाँ पे खुद सोच के मुझे बता दोगे कि नेगेटिव लिबर्टी कहाँ पर है। अच्छा, मैंने खुद ही एरो से दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। नेगेटिव लिबर्टी कहाँ पर है एंड पॉजिटिव लिबर्टी कहाँ पर है। नेगेटिव लिबर्टी जहाँ पर है वहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि यार तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है करो, हम रोक ही नहीं रहे तुमको, बस तुम्हारे ऊपर अगर नेचुरल राइट के ऊपर खतरा है तो हमको बता देना, हम आके बचा लेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी में कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है तो हम प्रोवाइड कराएंगे उसको, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी। अब ऊपर हम समझ के आए थे लिबर्टेरियनिज़्म। लिबर्टेरियनिज़्म में तो लोगों ने मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई गवर्नमेंट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कम से कम गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई शेर हमला कर दे, कोई वुल्फ हमला कर दे तो फिर हम तुम्हें बचाने आ जाएंगे। लिबर्टेरियनिज़्म में लोग ये भी नहीं कह रहे। लिबर्टेरियनिज़्म में कह रहे हैं कि तुम्हें जहाँ रहना रहो, जहाँ जो करना है करो, तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, तुम वहीं पड़े रहो, कुछ मत करो, ठीक है। ये होता है लिबर्टेरियनिज़म का आइडिया। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है, अगर यही करो तो देखो लिबर्टेरियनिज़म के ऊपर आ चुका है, लिबरलिज्म के ऊपर आ चुका है, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, तीनों के ऊपर एक ही दिन में एक ही टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो तीनों आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए बिल्कुल लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है। लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। अब इसको हम अगर देखें, फिलोसफी प्रायोरिटाइजिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रूटेड इन एगैलिटेरियन एंड रैशनल आइडियाज़, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से लिबरलिज्म। एक तरीके से नहीं, मतलब डेफिनेशन आपको यही याद रखनी है और यही लिख के आना है वहाँ पर। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम इन मोस्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी। जैसे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखते हैं, लीगल राइट्स देखते हैं, है ना, बाकी सारे जो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से आपके लिए लिबर्टी ही है ना, कि आप इनको एनफोर्स करा सकते हो, आप इसके थ्रू अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ थिंकर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स है उसके लिए, अपना लिबरलिज्म के लिए। बाकी आगे देखते हैं। पावर एंड अथॉरिटी, पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है। देखो पावर क्या होती है, क्या आपके पास कुछ पावर है, सोच के बताओ। तो आप बोलेंगे कि यार पावर तो है, फिर मैं पूछूंगा कि क्या पावर है, तब कहोगे कि यार पावर तो देखो मैं अगर किसी को कुछ बोलूँ तो वो कर सकता है, ठीक है। बट पावर यहाँ पर इस सेंस में वो नहीं है। पावर इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू अचीव गोल्स, वाइल अथॉरिटी इज़ द पावर लेजिटिमेट बाय गोल, ठीक है, बाय लॉ, कस्टम और सोशल कंसेंट, मेकिंग इट्स एक्सरसाइज रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, पावर जो है वो एबिलिटी है कि आप किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने 2 चीज़ें सुनी होगी, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपको समझाऊँ, देखो सॉफ्ट पावर क्या होती है। सॉफ्ट पावर होती है जैसे मान लो आपके और मेरे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, आपने मुझसे काफ़ी बातचीत कर रखी है, एंड अगर मैं आपके पास आऊँ और कल को आके बोलूँ कि यार मुझे एक थोड़ा फेवर चाहिए कि जब टीचर मुझसे, जब मान लो हम कॉलेज में हैं, तो अगर जब टीचर मुझसे पूछे कि आप कॉपी लेके आए हो नहीं आए हो, तो मैं बोल दूँगा कि आपके पास कॉपी थी और आप घर पे भूल गए, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल। तो आप बोलोगे कि यार ठीक है कर लेते हैं ऐसा, कोई बात नहीं, मतलब हम फ्रेंड्स हैं तो चल जाएगा ऐसा, ठीक है। दूसरा हो गया हार्ड पावर। हार्ड पावर क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने आपसे ये चीज़ बोली और आपने मानी नहीं, ठीक है, तो मैं आपको मारने पे आ गया कि भाई ऐसे कैसे, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगी ये होगी हार्ड पावर। अब इसको अगर हम रियल टर्म्स में देखें तो देखो जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, अगर आपको बुद्धिज़्म पता हो, वो इंडिया से इनिशिएट हुआ था, है ना। जो हमारे वो थे बुद्धा थे, वो इंडिया में पहले आए थे, मतलब इंडिया के ही थे वो। उसका जो आइडिया था वो गया था चाइना तक, चाइना, जापान और इन सारी जगहों पर, ठीक है। तो इंडिया के पास ना एक इस चीज़ की सॉफ्ट पावर है कि हमारे पास जो है वो बुद्धा का जो है वो बर्थ प्लेस है, और जहाँ पर उनकी डेथ हुई थी वो प्लेस हमारे पास है, ठीक है। तो ये होगी सॉफ्ट पावर। और हार्ड पावर क्या हो गई, हार्ड पावर एक तरीके से होगी जो यूएसए यूज़ करता है, जो आपने देखा होगा भी यूएसए ईरान वॉर हुई थी, तो यूएसए का क्या था कि आप न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएंगे, तो ईरान ने बोला कि नहीं भाई मैं तो बनाऊंगा। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, जो हमारे ऊपर वाला हुआ था कि आपने मना कर दिया और मैंने बोला कि यार करना पड़ेगा, तो यूएसए ने क्या करा, यूएसए ने अटैक कर दिया। तो यही चीज़ थी पावर की, ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी इतना वैसे नहीं होता। अथॉरिटी इज़ अ पावर लेजिटिमेटेड बाय लॉ, ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है, जैसे कि मान लो आपको मान लिया CR बना दिया आपको अपने कॉलेज का, ठीक है, क्लास का बना दिया, तो फिर
अब वो कैसे अथॉरिटी आ गई किस चीज़ के थ्रू, लॉ के थ्रू, कस्टम के थ्रू, या फिर सोशल कंसेंट के थ्रू, तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी। अब पुलिस ऑफिसर डायरेक्टिंग ट्रैफिक वर्सेस अ क्रिमिनल थ्रेटनिंग समवन फॉर मनी, ठीक है। तो आपको पावर और उसका अथॉरिटी का मतलब समझ आ गया होगा कैसे डिफरेंस होते हैं। चलो तो ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं ना, नेशनलिज्म, फंडामेंटलिज्म एंड फेसिज्म। अब देखो इन तीनों में ना ऐसे क्वेश्चन आता है, या तो एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ नेशनलिज्म, व्हाट इज़ फंडामेंटलिज्म, अगला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ फेसिज्म, ठीक है। 3 क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, कोई इंटर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। बट टॉपिक काफ़ी इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम एक साथ तीनों पढ़ते हैं। अब अगर हम देखें भाई नेशनलिज्म, ठीक है, तो देखो नेशनलिज्म क्या होता है, क्या आप नेशनलिस्ट है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या नेशनलिस्ट है, तो आप बोलेंगे हाँ यार हम तो है, मैं भी बोलूँगा मैं भी हूँ, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप नेशनलिस्ट कैसे हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे यार देखो हमारी जो कंट्री है, जो हमारी स्टेट है, वो जो डिसीजन लेती है वो लोगों के वेलफेयर के लिए लेती है ना। तो उससे क्या होता है, मुझे कंट्री पे बिलीव है कि कंट्री जो है हमारे लिए अच्छा ही करेगी, ठीक है। मुझे अपनी कंट्री के ऊपर एक बिलीफ है। तो नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी प्रायोरिटाइजिंग इंटरेस्ट एंड कल्चर ऑफ अ स्पेसिफिक नेशन स्टेट, ठीक है, asserting its sovereignty and unity, often seeking to preserve national identity against external influence, ठीक है। अब इसमें sovereignty, अगर आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, बट आपको क्या एक्चुअल मीनिंग पता है इसका? देखो sovereignty का मतलब होता है कि आपकी जो कंट्री है, या फिर आप हो, मान लो ठीक है आप हो, ये चलो आपको ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाए, चलो ये मान लो आप हो, ठीक है। तो आपका किसी और का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर तो नहीं है, ठीक है। मान लो आपको कोई डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन आप ही का होगा ना, ऐसा तो नहीं कि किसी कोई और आपको इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन लेने के लिए। अगर आपको मान लो एक कार लेनी है, तो सिर्फ आपका डिसीजन यहाँ पे मैटर करेगा। कार तो बहुत गंदी बनी यार, छोड़ो। हाँ, तो आपका डिसीजन यहाँ पे मैटर करेगा, या फिर किसी और का डिसीजन, आपकी मदर का डिसीजन, चलो मदर तो फिर भी थोड़े घर के हो गए, मान लो किसी और का डिसीजन, आपके पड़ोसी होगा, या फिर किसी और का डिसीजन आपका चेंज कर सकता है आपका डिसीजन, है ना। तो इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी, कि आपके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आपकी खुद की पावर है, ठीक है, कोई किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं है आपके ऊपर। यही होता है सॉवरेनिटी का मतलब। तो इंडिया के सेंस में अगर देखें तो इंडिया जो है, इंडिया सॉवरेन है, मतलब कोई और इंडिया को डायरेक्ट नहीं करता कि भाई तुम्हें ये करना है वो करना है, समझ आ गया। दूसरा था फंडामेंटलिज्म। देखो अब फंडामेंटलिज्म क्या होता है, फंडामेंटलिज्म हो गया नेशनलिज्म का ही थोड़ा एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। जैसे कि अब कोई फंडामेंटलिस्ट है, जैसे कि तालिबान है फंडामेंटलिस्ट, ठीक है। कैसे? तालिबान कहता है कि यार जो हम कर रहे हैं ना, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और बाकी सब लोग जो करते हैं वो हमसे इन्फीरियर है, ठीक है। तो जो कंट्री, हमारी कंट्री है, वो सुपीरियर है, एंड बाकी कंट्री जो इन्फीरियर है, उसको बोलते हैं फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। स्ट्रिक्ट लिटरल एडहेरेंस टू बेसिक रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स, रेजिस्टिंग मॉडर्नाइजेशन टू मेंटेन प्रिजर्व ओरिजिनल प्योरिटी, ठीक है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए चीज़ें होती है जैसे कि हमको यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेवलप नेशन कर रहे हैं वो तो इन्फीरियर है यार। नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया ये सिखाता है जैसे कि जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो इन्फीरियर है हमसे। हम जो अपने रूट से जुड़े हैं, हमारी जगह से जुड़े हैं, हम जो है वो काफ़ी सुपीरियर है इनसे, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटलिस्ट, ठीक है। इसी में और भी सारी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें भी आपको क्वेश्चन के पेपर देख के आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या पूछ रहा है वो चीज़, ठीक है। क्योंकि इसी को आप और डिफरेंट वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको पेपर दिखाऊंगा, उसमें भी एक क्वेश्चन हो रखा होगा ऐसे ही। डिफाइन फेसिज्म। अब फेसिज्म क्या होता है? फेसिज्म देखो आप, अगर आपने सुना हो तो हिटलर जो था एक फेसिस्ट था। हिटलर क्या था? नाजी पार्टी का था, है ना, नाजी पार्टी का लीडर था। अब उनका मोटिव क्या था? वो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ थे, ठीक है। तो ये जो थी, ये कहानी थी, मतलब अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी पता हो, इस जगह पर क्या था, जो नाजीज़ थे वो अपने आप को बेटर बताते थे, है ना, कि हम इनसे बेटर है, तभी वो इनके खिलाफ वो कर पाए, रिवोल्ट कर पाए, ठीक है। तो एन अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट रिजीम कैरेक्टराइज बाय डिक्टोरियल पावर, जो कि आपको समझ आ गया, फोर्सिबल सपरेशन ऑफ अपोजिशन एंड स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, ठीक है। तो हिटलर थे, जैसे मोसोलिनी थे हमारे इटली में, तो ये सारे जो लोग थे फेसिज्म को डिनोट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे जो कैटेगरी है वो ज़्यादा ऊपर है बाकी कैटेगरी से, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हम देखते हैं, नेशनलिज्म, फंडामेंटलिज्म एंड फेसिज्म। अब यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं अपना टॉप 10 जो हमने इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन देखने वाले थे। इससे पहले हम ख़त्म करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बार पेपर देखते हैं अब हम, ठीक है, MP001 का। आपको अब लिबरलिज्म पता है क्या होता है, आपको लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट पता है क्या होता है। लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट। जैसे इंडिया को आप मान लो, अब आपको इसमें
लिबरल का मतलब भी पता है, डेमोक्रेटिक का मतलब भी पता है, स्टेट का मतलब भी पता है, ठीक है। आपको मैंने लिबर्टेरियनिज्म भी बता दिया, आपको मैंने क्लास वॉर समझा दिया, ठीक है। आपको मैंने डायरेक्टिव मटेरियलिज्म, चलो ठीक है ये वाला थोड़ा ऑफ टॉपिक है, आपको सोशलिज्म का मतलब समझ आ गया आज, ठीक है। चलो ये मान लो आपको ये नहीं पता चला अभी। कंजर्वेटिविज़म, अब आप मुझे इसका मतलब खुद बताएंगे। कंजर्वेटिविज़म जो है वो नेशनलिज्म में आएगा, फंडामेंटलिज्म में आएगा या फिर फेसिज्म में आएगा, ठीक है। इसका आंसर तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगली चीज़, एनुमरेट एंड डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटलिज्म। लो, फंडामेंटलिज्म भी आ गया, ये भी आपको पता है वाला, अगर आपको आंसर समझ आ गया तो आप बता देंगे ऊपर वाले का आंसर। नेशनलिज्म आपको समझ आ गया। मल्टीकल्चरलिज्म, चलो आपको फेसिज्म भी समझ आ गया, ठीक है। अब मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है? मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कि जैसे इंडिया है, ठीक है। अगर मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूँ, काफ़ी थोड़ा ख़राब बना है, कोई बात नहीं, चलो समझ आ रहा है। अब इंडिया में ना बहुत सारे कल्चर है। इंडिया में मैं मतलब अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो 2000+ एथनिक ग्रुप्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जो 2000+ एथनिक ग्रुप्स है, इसका क्या मतलब कैसे? अब सोच के देखो, अगर एक कंट्री है जिसके अंदर 2000+ एथनिक ग्रुप्स है, उनको सबसे पहली बात तो कंट्रोल करना कितनी बड़ी बात है, जिसमें लैंग्वेज इतनी सारी है, कल्चर्स इतने सारे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या हमारे लिए कर्स है या फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है? अब ये मुझे आप सोच के खुद देखना एक बार, मतलब खुद सोचना कि क्या इतने सारे कल्चर्स होना हमारे लिए अच्छी बात है, ख़राब बात है। आपको दोनों सेंस में सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, ठीक है। आंसर कभी वन साइडेड नहीं हो सकता। तो आपको एक तो इसके बेनिफिट देखने पड़ेंगे, एक इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। बेनिफिट जैसे कोई आइसोलेटेड फील नहीं करेगा, है ना। सोसाइटी में कोई आइसोलेटेड फील नहीं करेगा। हम जो अपने रिसोर्सेज उनको बेटर यूज़ कर पाएंगे, जो हमारे फॉरेस्ट हो गए हम उनको कंजर्व कर पाएंगे, है ना। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या क्या होगा, जैसे कि एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कम्युनिकेशन हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, है ना। हमको सबका ध्यान देना पड़ेगा कि सबका जो इंटरेस्ट है वो उस पर कोई मतलब कन्फ्लिक्ट ना आए, है ना। तो ऐसे करके आप सब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में भी, ठीक है। बट अब देखो, आप बोलोगे कि यार आपने तो इसी वीडियो से सारा समझा दिया, बट मैं आपको जो शुरू में कहा मैंने आपसे कि ऐसा नहीं है कि इसमें इस सब्जेक्ट में इतना बड़ा सिलेबस है तो एक ही जगह से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको इससे पहला वाला पेपर दिखा के देखूँ तो इस क्वेश्चन में ही आप देखो, चलो पहला क्वेश्चन आपको निकल जाएगा। दूसरा, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इस वीडियो से पता नहीं चला, है ना। तीसरा, मीनिंग ऑफ राइट्स चलो पता चल गया। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी पता चल गया, ठीक है। इक्वालिटी और वर्सेस इनइक्वालिटी, चलो ऐसा वैसे भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। थ्योरी ऑफ जस्टिस पता चल गई। ऑटोनॉमी का आपको मतलब एक्चुअल मतलब पता नहीं चला। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप नहीं पता अभी, है ना। मार्क्स और नोट ऑफ वॉस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, चलो ठीक है, ये हो गया। बाकी सिविल सोसाइटी वाला क्वेश्चन नहीं हो, तो वही कह रहा हूँ कि आपका एक पेपर हो सकता है अच्छे से चल जाए, बट कि दूसरे पेपर में आपके ज़्यादा क्वेश्चन ना बने। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाकी 2 वीडियोज़ भी आप देख लेना, अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो। एंड तो यही था इस वीडियो में। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेट्स, आपका लाइक एग्ज़ाम प्रोबेबली काफ़ी अच्छा जाने वाला है। सो सब्सक्राइब वगैरह तो देख लेना है, मन करे तभी करना, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। और अगला आपको क्या चाहिए, वैसे मैं MPS 002 और 004 के लिए लेके आने वाला हूँ अगली वीडियोस। एंड इसके अलावा तो वही आप बता सकते हैं कमेंट में, आपको कुछ अच्छा पार्ट लगा या फिर कुछ ख़राब पार्ट लगा, तो जो भी लगा आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हो।